थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब समथिंग रिलेटेड टू हीट और एक्सपेंशन का मतलब गेटिंग बिग यानी कि बड़ा होना। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि अगर मैं किसी बॉडी को गर्म करूं तो वो बॉडी एक्सपैंड करेगी यानी कि वो बॉडी बड़ी होगी। और इसका उल्टा भी सही है, अगर किसी बॉडी को मैं ठंडा करूं तो वो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि वो बॉडी सिकुड़ जाएगी। अब बहुत सारी चीजें ऐसा ही करती हैं, गर्म करने पे एक्सपैंड होती हैं, लेकिन सारी चीजें ऐसा करें ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, बट उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आओ पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन चीजों की जो कि गर्म करने पे एक्सपैंड करती हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास एक थर्मोमीटर का, वही डिवाइस जो कि बुखार के टाइम पे तुम इस्तेमाल करते हो अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। तो जब तुम इस थर्मोमीटर को अपने बॉडी से कांटेक्ट में लाओगे ना, तो क्या होगा, ये थर्मोमीटर गर्म हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी तो गर्म है। और साथ के साथ इस थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड है वो मरकरी, वो भी गर्म हो जाएगी और गर्म होने पे ये मरकरी एक्सपैंड करने वाली है। तो देखो, एक्सपैंड करने के बाद इसके पास कोई जगह तो है नहीं, ये बस जाएगी तो इस ट्यूब में ही जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सपैंड करने के बाद कुछ ऐसी ऊपर चढ़ने लगती है और जहां पे रुकती है उतना ही टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ होता है ना। तो ऐसे तो हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड के थर्मल एक्सपेंशन का। अब इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं इस थर्मोमीटर को एक ठंडे पानी के टब में डाल दूं तो क्या होगा, तो फिर ये थर्मोमीटर ठंडी हो जाएगी और साथ के साथ ये मरकरी भी ठंडी हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी यानी कि ये फिर नीचे आ जाएगी अपने बल्ब में कुछ ऐसे, और हमें पता चल जाएगा कि उस पानी के टब का तापमान कितना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जहां पे कि थर्मल एक्सपेंशन हमारी मदद कर रहा है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, वैसे ये वाला एग्जाम्पल उतना अच्छा है नहीं हमारे लिए। तो देखो, यहाँ पे एक रेलगाड़ी की पटरी है और ये पटरी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो इसे हम कह देते हैं बकलिंग। बकलिंग मतलब कि मान लो कि तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का स्केल है और उस स्केल को तुम दोनों एंड से दबा रहे हो, तो क्या होगा, वो स्केल थोड़ी सी मुड़ जाएगी, तो उसी को हम कहते हैं बकलिंग। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। हमारी जो पटरी है ये लोहे की बनी हुई है और गर्मी के सीजन में ये बहुत ही गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण ये एक्सपैंड करेगी। लेकिन अगर दो पटरी के बीच में जगह नहीं हो तो इसे बिल्कुल भी एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिलेगी और इसके कारण इस पे सेम कंप्रेशन फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण ये मुड़ जाएगी थोड़ी सी ऐसे। अब ये तो हमारे ट्रेन के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि ट्रेन तो उतर जाएगी ना। तो इसलिए हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं कि दो पटरियों के बीच में छोटी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि जब गर्मी का सीजन आए और ये पटरी एक्सपैंड करे तो इसे थोड़ी सी जगह मिल जाए एक्सपैंड करने के लिए और बकलिंग बिल्कुल नहीं हो। तो ये तो थे कुछ एग्जांपल्स थर्मल एक्सपेंशन के। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में तुम इंटरनेट पे या फिर किताबों में पढ़ सकते हो। आओ अब पता लगाते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन आखिरकार होता क्यों है। ऐसा क्या है इन ऑब्जेक्ट्स में जिसके कारण इन ऑब्जेक्ट्स को जब तुम हीट करो तो ये एक्सपैंड करती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है एक गोल्ड बार। वैसे ये असली गोल्ड बार नहीं है, मान लो कि मेरे पास एक गोल्ड बार है और मैं इस गोल्ड बार में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करने वाला हूं। तो मुझे यहाँ पे दिखेगा गोल्ड के एटम्स और यहाँ पे मैंने दिखा रखा है गोल्ड के एटम्स को स्टेशनरी पोजीशन पे। लेकिन अगर तुम असल में देखो तो कभी भी एटम्स स्टेशनरी नहीं होते हैं। एटम्स हमेशा अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं कुछ ऐसे। और क्योंकि एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं इसलिए अगर कभी भी तुम दो एटम्स को देखो ना तो उनके बीच की दूरी बदलती रहेगी। कभी ये दोनों एटम्स बहुत ही पास आ जाएंगे तो फिर कभी कभी ये दूर चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये एटम्स अपने पोजीशन पे स्टेशनरी है और इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो एक फिक्स्ड नंबर है। सिंप्लिसिटी के लिए इसे मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, इस गोल्ड के बार को हीट करूं तो क्या होगा। तो अगर मैं इसे और हीट करूं तो यानी कि हर एक एटम को और एनर्जी मिलेगी। तो इसके कारण हर एक एटम और भी एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेगा कुछ ऐसे। तो अब हर एक एटम अगर बहुत ही तेज रफ्तार से वाइब्रेट करे तो यानी कि सारे एटम्स एक दूसरे से बहुत ही दूर चले जाएंगे। यानी कि सारे एटम्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि ये जो पिक्चर है टेम्परेचर बढ़ाने के पहले, ये पिक्चर बदल जाने वाली है। ये कुछ ऐसी हो जाएगी, सारे एटम्स एक दूसरे से दूर चले गए हैं कुछ ऐसे। तो अब इसे लिख लेते हैं। हमने इस गोल्ड बार की टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इसके कारण गोल्ड के जो एटम्स थे ना वो बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने लगे। यानी कि एटम्स की वाइब्रेशन ये बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने के कारण
और इसके कारण एटम्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस थी, एवरेज डिस्टेंस, ये हो गई इंक्रीज। वैसे अगर तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि एटम्स के वाइब्रेशन के बढ़ने के कारण एवरेज डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में मान लो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा हीट देते हैं तो उसके एटम्स बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, और इस हाई वाइब्रेशन के कारण इन एटम्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और ये एटम्स अब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये देखो, ये छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब यही एटम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसके कारण ये जो पूरी की पूरी गोल्ड बार है ना, यही एक्सपैंड कर जाएगी। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये गोल्ड बार ये एक्सपैंड कर गई है, इसे मैं यहाँ ले आता हूँ। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर इस गोल्ड बार को मैं ठंडा करूँ तो यानी कि इस गोल्ड बार के एटम से मैं थोड़ी सी एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो ये एटम्स अब कम एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। इसलिए इन एटम्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस ये अब कम हो जाएगी और ये अब कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसका मतलब हमारा गोल्ड बार कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा, छोटा हो चुका होगा। तो हमने देखा कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो यानी कि एटम्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस ये बढ़ जाती है, और इसी के कारण सब्सटेंस हमारा पूरा एक्सपैंड कर जाता है। तो आओ एक क्या करते हैं, एक क्लासिक एग्जांपल उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे मैं हटा देता हूं, और हमारे पास है एक मेटालिक शीट, इसके बीच में है एक होल, और इस शीट को हम हीट कर रहे हैं। तो यानी कि ये शीट एक्सपैंड करने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो होल है ये एक्सपैंड करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये होल छोटी हो जाएगी या फिर बड़ी हो जाएगी, या फिर ये होल सेम साइज की रहने वाली है? अब मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि ये शीट हीट करने के बाद एक्सपैंड करेगी सारी दिशा में, ये इधर भी एक्सपैंड करेगी, यहाँ भी, ऊपर भी और नीचे भी, तो हो सकता है ये शीट इस होल में भी एक्सपैंड करे, ये शीट इधर और इधर एक्सपैंड करे। तो यानी कि इसकी जो फाइनल होल की डायमीटर होगी या फिर रेडियस, वो होगी कुछ छोटी, ये कुछ ऐसे छोटी हो जाएगी। लेकिन ऐसा सही नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एटम होगा और यहाँ पे एक एटम होगा, और इन दोनों एटम्स के बीच में होगी एक एवरेज डिस्टेंस, ठीक है? और हमने कहा था कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो हर एक एटम के बीच की एवरेज डिस्टेंस वो बढ़नी चाहिए। अब अगर ये होल छोटा हो रहा है तो यानी कि ये एटम यहाँ पे आ गया हो, सॉरी, ये एटम यहाँ पे आ गया होगा और ये वाला एटम यहाँ पे, तो यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो छोटी हो गई यार। अब ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो होल है वो हमेशा बड़ा ही होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, जब भी तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट की फोटो दी गई हो और कहा जाए कि एक्सपैंड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगी, तो तुम क्या करना कि उस ऑब्जेक्ट की फोटो को पकड़ के स्ट्रेच कर देना, और फिर तुम्हें दिखेगा कि इस ऑब्जेक्ट की फोटो के हर एक पार्ट बड़ी हो गई है। ये जो होल है ये भी बड़ा हो गया है, ये देखो। तो यानी कि हमने देखा कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की एक्सपेंशन के बाद अगर बतानी हो हालत, तो क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज को पकड़ के हम स्ट्रेच कर देंगे, और जो इमेज आएगी वही होगी हालत ऑब्जेक्ट की एक्सपेंशन के बाद।